नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के बायोलॉजी के 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ेंगे, जिसमें आज के क्लास में हम लोग एड्स, हेपेटाइटिस और रेबीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रुधिर आधान द्वारा संचारित रोग। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से 1 से 14 संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ाया जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख लें या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को पहले देख लें। चलते हैं फ्रेंड्स, आज के पहले अर्थात 15वें नंबर संक्रामक रोग जो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। फ्रेंड्स, एड्स एक खतरनाक वायरल रोग है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर की रोग निरोधी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है एवं शरीर विभिन्न प्रकार के रोगजनक से संक्रमित हो जाते हैं, जिससे रोगी का जीवित रहना कठिन समस्या बन जाता है। यह वीर्य T4 लिम्फोसाइट और योनि के स्राव में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाती है तो एड्स का वायरस जो है HIV, वह सबसे पहले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देती है, जिसके कारण कई अन्य बीमारियां भी लग जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स इनके लक्षण पर। पहला है अधिक दिनों तक बार बार पेट का खराब होना, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, क्रमशः शरीर का वजन कम होना, बीच बीच में बीमार होना तथा यत्र तत्र त्वचा पर घाव का होना, कम काम करने पर भी थकावट महसूस करना, बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव करना, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम हो जाना। फ्रेंड्स, ये सभी एड्स के लक्षण हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इन लक्षणों को। अगर ऐसा लक्षण किसी को हो तो ये समझ जानी चाहिए कि उन्हें एड्स हो गया है, आप डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एड्स के प्रसार पर कि एड्स का प्रसार होता कैसा है। पहला, एड्स प्रायः अनैतिक यौन संबंधों के कारण होता है। फ्रेंड्स, अगर हम गलत शारीरिक संबंध किसी से बनाते हैं तो उसके कारण एड्स हो जाती है। अगला, एड्स से संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से भी एड्स हो जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो और उनका रुधिर अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को भी चढ़ा देंगे तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से संक्रमित हो जाएगी। अगला, HIV से संक्रमित इंजेक्शन की सुई के व्यवहार से भी एड्स फैलता है। फ्रेंड्स, अगर हम डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग ना करते हैं, किसी एड्स वाले व्यक्ति को हमने सुई लगाया और वही निडिल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगा देते हैं तो भी एड्स हो जाती है। अगला फ्रेंड्स, एड्स से पीड़ित गर्भवती महिला से भ्रूण में। फ्रेंड्स, अगर कोई गर्भवती महिला एड्स से पीड़ित है तो उसके भ्रूण में भी एड्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि अनैतिक यौन संबंध न बनाएं, एड्स वाले व्यक्ति का रुधिर न चढ़ाएं, डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें और एड्स से पीड़ित गर्भवती महिला को समय पर इलाज करा लें। अगला है इसका नियंत्रण। मनुष्य अब तक एड्स नियंत्रण के लिए कोई टीका या औषधि निर्माण नहीं कर पाया है। दूसरा, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना एड्स नियंत्रण का प्रथम कदम है।
और इसका रोकथाम। एड्स से बचने का एक विशेष उपाय अनैतिक यौन संबंध से दूर रहें। केवल एक बार प्रयोग में आने वाले सुई का ही प्रयोग करें। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा व्यवहृत शेविंग रेजर, टूथब्रश आदि का व्यवहार न करें। फ्रेंड्स, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। हमें जहाँ तहाँ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। केवल एक बार प्रयोग करने वाले सुई अर्थात डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के शेविंग रेजर, टूथब्रश आदि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। रुधिर आदान के पहले रुधिर दाता के रुधिर को परीक्षण करें कि रुधिर एड्स विषाणु से मुक्त है या नहीं। एड्स विषाणु रहित रुधिर का ही केवल रुधिर आदान में इस्तेमाल करना चाहिए। मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार प्रसार द्वारा आम जनता को एड्स के संबंध में विशेष जानकारी देना चाहिए। यदि कोई आशंका हो तो तुरंत जांच कराएं एवं योग्य डॉक्टर से मिलकर रोग का पूरा इलाज करें। फ्रेंड्स, क्या करना है कि अगर हमको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले उस ब्लड का परीक्षण करें कि क्या वह ब्लड एड्स से सुरक्षित है या नहीं। अगर एड्स से सुरक्षित ब्लड ही चढ़ाएं। मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार प्रसार के द्वारा आम जनता को जागरूक करना चाहिए। यदि कोई आशंका हो तो उन्हें तुरंत जांच कराएं और योग्य डॉक्टर से मिलकर रोग का पूरा इलाज कराना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला जो रोग है वह है हेपेटाइटिस। फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस यकृत में वायरस के संक्रमण से होता है। अधिकांश लोगों को अधिक शराब पीने से भी यह बीमारी होती है। इन्हें स्ट्रेन कहते हैं। वायरस का नाम हेपेटाइटिस के प्रकार पर दिया गया है। जैसे हेपेटाइटिस ए स्ट्रेन ए से होता है, हेपेटाइटिस बी स्ट्रेन बी से होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी, डी, ई, एफ एवं जी स्ट्रेन सी, बी, ई, एफ एवं जी से होता है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी से होता है। हेपेटाइटिस बी रुधिर, लार आदि से संक्रमित होता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस का संक्रमण कैसे होता है। तो इसका लक्षण क्या है फ्रेंड्स हेपेटाइटिस का? तो देखिए लक्षण। इस रोग से ग्रसित रोगी का यकृत बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना। इसे प्रचलित भाषा में हम जॉन्डिस भी कहते हैं। रुधिर में बिलिरुबिन नामक पीतकण की अधिक मात्रा के कारण रोगी के संपूर्ण शरीर एवं आँखों में पीलापन आ जाता है। फ्रेंड्स, क्या होती है कि जॉन्डिस में कि शरीर पीला होने लगता है, आँख का रंग भी पीला होने लगता है। तो वह कारण है बिलिरुबिन पीतकण की। बिलिरुबिन नामक पीतकण अधिक मात्रा में जब हमारे शरीर में होता है तो वह संपूर्ण शरीर के साथ साथ आँख में भी पीलापन ला देता है। भिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, लेकिन सिर दर्द, सामान्य बुखार एवं गाढ़ा पीला रंग का मूत्र इन सभी के साधारण लक्षण हैं। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का यह जो गाढ़ा पीला रंग के मूत्र हैं, सिर दर्द हैं, बुखार हैं, ये उन सभी के लक्षण हैं। चलते फ्रेंड्स हेपेटाइटिस के नियंत्रण पर। अधिक वसा, अधिक प्रोटीन, अधिक मिर्च मसाला युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अति साधारण कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। कभी कभी इंटरफेरॉन की सुई लगानी चाहिए। तो ये सब करके हम हेपेटाइटिस बी को नियंत्रित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आता है हेपेटाइटिस बी की रोकथाम, जो इस प्रकार है। पहला, अति स्वच्छता एवं साधारण दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होती है कि मनुष्य को स्वच्छ एवं साधारण दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। सर्वदा पानी को अल्ट्रावायलेट किरणों से स्वच्छ कर पीना चाहिए।
सर पानी जब हम पीते हैं उसे यूवी किरणों से स्वच्छ करके पीना चाहिए। अगला, ईख का रस मूली के साथ गुड़ का सेवन करना चाहिए। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हेपेटाइटिस बी हो जाए तो ईख का रस और गुड़ के साथ मूली का सेवन करना चाहिए, जिससे फ़ायदा होती है। अगला, परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करने के पहले तथा भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। अगला, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर रोग की रोकथाम की जा सकती है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर रोग की रोकथाम करनी चाहिए। अगला, रुधिर के जांच के पश्चात ही उस रुधिर को चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी को रुधिर चढ़ाना हो तो पहले आप उसे जांच लें कि यह हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित है या नहीं। अगर रुधिर हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित है तभी आप किसी को उस रुधिर को चढ़ा सकते हैं, तभी आप किसी को उस रुधिर को चढ़ा सकते हैं। अगला, सुई देने में केवल एक बार प्रयोग सुई की व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमेशा डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला हम लोगों का जो बीमारी है वह है रेबीज। अगला बीमारी हमारा है वह है रेबीज। घातक रैबिडी वायरस से रेबीड रोग उत्पन्न होता है। घातक रैबिडी वायरस से रेबीड रोग उत्पन्न होता है। यह वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ इत्यादि जंतुओं में पाया जाता है। कोई भी रेबीड जंतु जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसके लार के साथ वायरस उस मनुष्य में प्रवेश कर उसके मस्तिष्क में चला जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई रैबिडी वायरस वाले जानवर किसी मनुष्य या किसी दूसरे जानवर को काटता है तो वह उसके लार के साथ उस मनुष्य में भी चला जाता है और लार उसके साथ साथ मस्तिष्क में पहुंच जाता है। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका से फिर लार में चला जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी तथा मनुष्य 3 से 5 दिनों में ही मर जाता है। कभी कभी यह रोग संक्रमण के 1 वर्षों के पश्चात भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि जब कोई रैबिडी वायरस से युक्त जानवर किसी मनुष्य को काटता है तो वह उसके लार के साथ साथ मनुष्य के शरीर से होते हुए उसके मस्तिष्क में चली जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लार में पहुंच जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी मनुष्य 3 से 5 दिनों में मर जाती है। कभी कभी यह रोग संक्रमण के 1 वर्ष के पश्चात भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या है रेबीज के लक्षण? सिर दर्द, हिंसक गतिविधि, अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थ, क्रोध आना, सामान्य बुखार लगना, गर्दन दर्द करना, भ्रम होना, होश खो देना, चिड़चिड़ापन, काटे हुए स्थान पर विशेष दर्द, उल्टी, मतली, चिंता, निगलने में कठिनाई, अनिद्रा, ये सभी लक्षण हैं रेबीज के। ये सभी लक्षण हैं रेबीज के। अगर फ्रेंड्स हमें कोई रैबिडी वायरस जानवर काटता है और तुरंत इलाज ना हो और इस प्रकार का लक्षण हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि रेबीज हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये लक्षण हैं रेबीज के। चलते फ्रेंड्स रेबीज के रोकथाम पर। विकासशील देशों की यात्रा करने, जानवरों के साथ मिलकर काम करने या रेबीज वायरस से संबंधित प्रयोगशाला में काम करने से पहले रेबीज का टीका लगा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी किसी भी विकासशील देश की यात्रा पर जाएं या जानवरों के साथ मिलकर काम करें या रेबीज वायरस से संबंधित प्रयोगशाला में काम कर रहे हो तो सबसे पहले रेबीज का टीका लगा लेना अनिवार्य है। अगला, अपने पालतू जानवरों को टीका लगाना चाहिए। अपने जो पालतू जानवर पाल के रखा है उसको टीका लगाना चाहिए। अपने पालतू जानवरों को बाहर नहीं घूमने देना चाहिए। जिस जानवर को हम पाले हैं उसे बाहर नहीं घूमने देना चाहिए। आवारा जानवरों के नियंत्रण विभाग में रिपोर्ट करनी चाहिए। जो इधर उधर घूमने वाले जानवर होते हैं, जो आवारा जानवर हैं, उसके लिए जानवर नियंत्रण को रिपोर्ट करना चाहिए
जानवर नियंत्रण विभाग को रिपोर्ट करना चाहिए उसकी। जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, जंगली जानवरों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। अगला है अपने घर व उसके आसपास कुत्ते, बंदर, चमगादड़ आदि दिखे तो स्थानीय पशु नियंत्रण विभाग को सूचित करें। अगर हमारे पास आसपास कोई बंदर, कुत्ता या फिर चमगादड़ दिखे तो हमको क्या करना चाहिए कि स्थानीय पशु नियंत्रण विभाग को सूचित करना चाहिए। आगे है कि रेबीज वायरस फैलाने वाले या संचारित करने वाले पशु, कोई भी स्तनपायी रेबीज वायरस संचारित कर सकता है। अर्थात जो जानवर दूध पिला सकता है वह क्या कर सकता है कि रेबीज वायरस को संचारित कर सकता है। ऐसे जानवर जिनसे रेबीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है वे इस प्रकार है, मतलब निम्नलिखित है। तो सबसे पहले पालतू जानवर और खेत के जानवर, जैसे होगी बिल्लियाँ, गायें, कुत्ते, बकरी, घोड़े, नेवला, ये सभी हो गए पालतू जानवर या फिर खेत के जानवर। आ गया था फ्रेंड्स जंगली जानवर। जंगली जानवर में आ गया चमगादड़, ऊंट, लोमड़ी, बंदर, जंगली नेवले और गिलहरी। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए कि ये जो जानवर हैं इनके संपर्क से बचना चाहिए, ये जानवर हैं इनके संपर्क से बचना चाहिए। जंगली जानवर के संपर्क में तो जाना ही नहीं चाहिए। और ये जो हमारा पालतू जानवर है इसके संपर्क में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो टीके लगवा लेना चाहिए। इसके साथ हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें टीका लगा लेना चाहिए, तब काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे है रेबीज के उपचार, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रीटमेंट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उपचार। रेबीड जानवर के काटने पर उस स्थान को तुरंत साबुन और पानी से धो देना चाहिए। फ्रेंड्स जहाँ भी कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, गिलहरी या कुछ काटे वहाँ पर तुरंत साबुन और पानी से उसे धो लेना चाहिए एवं उसे एंटी रेबीज सीरम दे देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को एंटी रेबीज सीरम देना चाहिए। फिर HDCV ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन एवं RVA रैबिड वैक्सीन एडसॉर्बेट का टीका 5 दिन तक लगातार देना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले जहाँ पर जानवर काटा है वहाँ पर साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को काटा है उसे एंटी रेबीज सीरम देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि HDCV RVA इन दोनों का टीका 5 दिन तक लगातार देना चाहिए। इस टीका का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना होगा कि जो ये एंटी रेबीज जो दवाई है, सीरम है, यह महत्वपूर्ण है। साथ साथ HDCV RVA ये जो 2 टीकाएँ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन टीकाओं का जो है आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कुछ बीमारियों का चर्चा लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग।